नमस्कार, मैं रुनेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं शिवालिक जर्नल। एक बार फिर से सरकार की एक और योजना सवालिया निशान के घेरे में है। एक बार फिर से सरकार जिस योजना को ला करके अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं दूसरी ओर सड़कों पर युवा आक्रोशित हो उठे हैं। कौन सी योजना है वो, और जिसे सरकार कह रही है कि ये जो योजना एक बदलाव लाएगी, एक नया रिफॉर्म के रूप में दिखा रही है, कहीं वो ऐसा तो नहीं भविष्य में डिजास्टर साबित हो सरकार के लिए। आपको बता दें, सरकार ने हाल ही में अग्निपथ नाम की एक योजना जो कि लागू की है। ये योजना उन सेनाओं के लिए है, उन भर्ती हुए युवाओं के लिए, भर्ती होने वाले सेनाओं में। आपको बता दें, अग्निपथ योजना के तहत भारत की थल सेना, वायु सेना और नेवी में, तीनों सेनाओं में भर्ती होने की एक नई तरीका अपनाया गया है। इस सेना के तहत 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के जो अभ्यर्थी हैं, जो नौजवान हैं, वो इसमें भर्ती देख सकते हैं। इनकी उम्र जो है वो 17.5 से 21 साल होगी। आप देखिए, 17.5 से लेकर 21 साल, यानी कि ये जो 4 साल का जो सबसे अहम हिस्सा होता है किसी युवा की जिंदगी में, वही हिस्सा आर्मी में भर्ती में होने के जाने के लिए रखा गया है। लेकिन यहाँ सवाल कई सारे खड़े होते हैं कि जो योजना आर्मी में भर्ती लाने के लिए रखी गई है, लेकिन मुझे बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि आर्मी जैसी प्रतिष्ठित सेवाओं में अब एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के रूप में इस योजना को लाया गया है। मैं कॉन्ट्रैक्ट सर्विस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आर्मी में, या थल सेना, नौसेना या वायु सेना, किसी में भी कह लीजिए, 4 साल के लिए सिर्फ इन नौजवानों को रखा जाएगा। बहुत लोग, सरकारें कह रही हैं कि ये 4 साल में हम उन्हें बहुत सारी योजनाओं का लाभ देंगे युवाओं को। लेकिन यहां फिर से एक बार सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ये इतनी ही फायदेमंद है योजना, तो देश भर में तमाम जगहों पर युवा सड़कों पर क्यों उतरा है? क्या कारण है उनके गुस्से का? क्या कारण है कि वो इस टूर ऑफ ड्यूटी जिसे कहा जा रहा है, जिसे अग्निपथ नाम दिया गया है भारत में, उसके खिलाफ खड़ा हो गया है? क्यों वो इस योजना का विरोध कर रहा है? दरअसल सवाल यही है। सवाल ये भी है कि जो 4 साल जो एक सैनिक तैयार होने में कहा जाता है, जैसे एक्सपर्ट जो होते हैं, जो कि देश की सुरक्षा के बहुत सारे विश्लेषक हैं, वो ये कह रहे हैं कि 4 साल एक छोटा सा पीरियड होता है किसी भी सेना के नौजवान को उसमें घुलने मिलने के लिए। तो कैसे कोई सैनिक 4 साल में अपनी सेवाएं पूरे दिल से दे पाएगा, जबकि उसे ये हर वक्त डर लगा रहेगा कि 4 साल बाद उसे निकाल दिया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि 4 साल के अंदर, जबकि एक सैनिक कहते हैं तैयार होने में 5 से 6 साल, एक पूरे तरीके से जिसको बोलते हैं सैनिक, जो अपने पूरे डेडिकेशन के साथ जो काम करता है, उसे 5, 6, 7 साल अनुभव प्राप्त करने में हो जाते हैं युद्ध क्षेत्र का। क्योंकि सेना कोई कॉर्पोरेट जॉब नहीं है, किसी ऑफिस में जाकर के नहीं बैठना है, हर वक्त मौत का सामना करना है। ऐसे में 4 साल किसी युवा को आप कहीं पर भेजेंगे लड़ने के लिए, या दुश्मनों की खोजबीन करने के लिए, आतंकवादियों का सामना करने के लिए, तो क्या 4 साल का अनुभव काफी होगा उनके लिए? यह सबसे बड़ा सवाल है, सरकारों से भी और जिन्होंने ये योजना बनाई है उनसे भी। सबसे बड़ी बात, आपको पहले मैं इस योजना के बारे में एक एक करके बता देता हूं। जैसा कि मैंने बताया कि 17.5 साल से लेकर के 21 साल तक की अवधि रखी गई है सेना में भर्ती होने के लिए उम्र की। इसके बाद यह सेवा सिर्फ 4 साल के लिए होगी, यानी कि जो बच्चा 17.5 साल में भर्ती होगा वो 21 साल में जाकर के रिटायर्ड हो जाएगा, और जो 21 साल में भर्ती होगा वो 25 साल में रिटायर्ड हो जाएगा। सरकार ने कहा कि इसके बाद जो है उन बच्चों को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिससे आगे चल के भविष्य में उन्हें कई जगहों पर फायदा होगा। जैसे किसी वो प्राइवेट जॉब में जाना चाहेंगे तो वहां उनको फायदा मिल सकता है। ऐसा निश्चित नहीं किया गया है कि मिलेगा ही मिलेगा, मिल सकता है। अब आप ये सोचिए कि 17.5 साल का बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता होगा? हाई स्कूल, इंटर में? उसके बाद अगर आप उसे छोड़ देंगे 4 साल सेना की नौकरी करने के बाद, तो वो इंटर पास किए हुए सर्टिफिकेट के साथ उसे कौन सी कॉर्पोरेट जॉब मिल जाएगी, या उसे कौन सी प्राइवेट जॉब मिल जाएगी? यहां एमटेक से ऊपर भी कई सारे लोग पढ़ करके जिन्हें जॉब नहीं मिल रही है, रिक्शे चला रहे हैं, उन्हें 12वीं पास के बाद और इस आर्मी के सर्टिफिकेट के बाद कौन जॉब देगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। और जो बच्चा 21 साल में भर्ती होगा और 25 साल में रिटायर होगा, यानी कि उस उम्र के उस अहम हिस्से में रिटायर होगा जब उसे पूरी मेहनत और लगन के साथ, अगर वो 5 साल कहीं पे मेहनत करेगा तो कहीं अच्छे मुकाम पे पहुंचेगा, वो वहीं रह जाएगा।
12वीं पास के बाद, जिस तरीके से मैं बताया कि 12वीं पास के बाद आज हमारे भारत जैसे देश में तो कहीं पर भी जॉब्स तो नहीं देने वाला कोई, किसी प्राइवेट सेक्टर में तो बिल्कुल भी नहीं देगा कोई। उसके बाद बच्चों का भविष्य क्या होगा? अब ये कह रहे हैं कि हम हर महीने उन्हें सैलरी देंगे, सैलरी पे भी आ जाते हैं। सैलरी की बात करें तो जो ये अग्निवीर होंगे, जिन्हें अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती किया जाएगा, इन्हें पहले साल से 30,000 रुपए मासिक वेतन दिया जाएगा, जिसमें से कि 30% काट करके 21,000 रुपए उनके हाथ में मिलेगा। दूसरे साल में 33,000, तीसरे साल में 36 और चौथे में 40,000। 40,000 में से भी इनके जो है 10-30% जो है इनकी सैलरी से काटा जाएगा, जिसे ये चौथे साल में जब ये सेवा से मुक्त किए जाएंगे तब इकट्ठा दिया जाएगा। और जितना पैसा निधि में इकट्ठा होगा एक सैनिक की, एक अग्निवीर की ओर से, उतना ही सरकार भी उसमें योगदान देगी। ऐसा भी कहा गया कि आयकर मुक्त होगा, इस पर कोई टैक्स नहीं होगा, यानी कि ये पूरा 11,70,000 के करीब एक जो मोटा मोटा जो रकम है वो बन रही है। अब मुझे ये बता दीजिए कि 11 लाख रुपए में आज की तारीख में क्या मिलेगा? कितने दिन तक वो अपना गुजारा चला पाएगा? आने वाले कितने समय तक उस 11 लाख रुपए का वो लाभ उठा पाएगा? 11 लाख रुपए मतलब 2 साल, 3 साल ज्यादा से ज्यादा अगर वो बहुत हाथ बंद करके खर्च करेगा तो वो इतना गुजारा चला पाएगा अपना। फिर सरकार ने तर्क दिया कि हम 25% इसमें से जो भर्ती होंगे अग्निवीर उनको परमानेंट कर देंगे, यानी कि उनकी जो भर्ती है वो परमानेंट हो जाएगी। इसी के तहत यह भी कहा गया कि हर साल 50,000 भर्तियां निकाली जाएंगी, यानी कि 50,000 का जो 25% जो कैंडिडेट्स होंगे उन्हें आगे ले जाया जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उन 25% में कौन होगा? कैसे तय करेगी सरकार कि इन 25% को आगे ले जाना चाहिए? आप कहेंगे मेरिट बेसिस पे, तो मैं ये कहूंगा कि 2 जो कैंडिडेट्स हैं वो सेम मेरिट पर आ रहे हैं, तो उनमें से कैसे सिलेक्शन होगा? किस आधार पर आप सेलेक्ट करेंगे? यहां भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जड़ यहीं से शुरू होगी, जो कि सेना में होगी। क्योंकि जो कैंडिडेट्स, जो अग्निवीर किसी अधिकारी के, सेना के ज्यादा खास होंगे, करीबी होंगे, उन्हें पहले तवज्जो दिया जाएगा परमानेंट करने में, और बाकी जो 75% हैं जिन्हें उम्मीद होगी कि 4 साल बाद वो सेना में भर्ती होंगे, उनकी उम्मीदें टूट जाएंगी। दूसरी सबसे बड़ा कारण यह है कि सेना में इस तरीके की कॉन्ट्रैक्ट जो है सर्विस देना बहुत ही घातक साबित हो सकता है। हमने हाल ही में बहुत सारे केसेस ऐसे देखे जहां सेना की कॉन्फिडेंशियल चीजें साझा की गई दुश्मन देशों के साथ में। तो इस बात की जिम्मेदारी कौन लेगा कि जो ये 4 साल के एक अभी एक बहुत ही कच्ची उम्र के जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, जो युवा हैं, उनके दिमाग में उनको ब्रेन वॉश करके उनसे सेना की जो जानकारियां हैं खुफिया, वो नहीं हासिल की जा सकेंगी। मैंने आपको कहा कि एक अच्छा अनुभवी सैनिक बनने में कम से कम 7 से 8 साल लगते हैं। अभी इन 4 साल के जो ये 6 महीने की जिसे ट्रेनिंग बता रहे हैं, एक अच्छे सैनिक की ट्रेनिंग लगभग 12 महीने की होती है। कम से कम 1 साल की तो होती ही होती है। उसके बाद उसे दूसरी चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे युद्ध क्षेत्र की ट्रेनिंग, पहाड़ी इलाकों में ड्यूटी करने की ट्रेनिंग, हथियारों की ट्रेनिंग। बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग होती है जो धीरे धीरे सर्विस के दौरान होती रहती हैं। लेकिन 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप कहें कि सियाचिन जैसे क्षेत्र में एक सैनिक, एक नौजवान जाके डटा रहे, वो कैसे डटेगा जबकि उसे पता है कि 4 साल बाद मुझे यहां से निकाल दिया जाएगा? कैसे वो देश के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हो पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको इस पूरी अग्निपथ जो योजना है, अगर उसे समझना है तो मैं एक छोटा सा महाभारत का पात्र आपको नाम लेकर बताऊंगा और आप समझ जाएंगे कि क्या हालत होने हो सकती है। ऐसी आशंका है कि यही हालत होगी जो अग्निवीर हैं उनकी। आपने अभिमन्यु का नाम सुना होगा। महाभारत का एक बहुत ही खास पात्र है अभिमन्यु। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में अंदर जाना आता था, लेकिन अभिमन्यु को चक्रव्यूह से बाहर निकलने की शिक्षा नहीं मिली थी, और उसका परिणाम यह हुआ कि अभिमन्यु युद्ध क्षेत्र में वीरगति को प्राप्त हुआ। क्या आपको नहीं लगता कि यह अभिमन्यु जो है आज की डेट के यही अग्निवीर है जिन्हें मौत के मुंह में झोंक दिया जाएगा 6 महीने की मात्र ट्रेनिंग के साथ? सामने से गोलियां चलेंगी,
हर तरफ से गोलियां चल रही होंगी, तो ये नए नौजवान जो हैं वो उसे कैसे टैकल कर पाएंगे ऐसी समस्याओं से, आज की ऐसी स्थिति से, जहां 10-10 साल 12-12 साल की नौकरी किए हुए जवान ऐसी स्थिति में कई बार गलत कदम उठा लेते हैं। वहां क्या गारंटी है इन सैनिकों की? और ये जोखिम इतना क्यों लेंगे जब इन्हें पता है कि हमें 4 साल बाद तो यहां से जाना ही है? आज की तारीख में जो सैनिक है हमारी सेना में, वो ये जानता है कि उसे 35 साल 36 साल तक 40 साल तक नौकरी करनी है, सेना में रहना है, वही उसका घर है, वही उसको हम अपनी रिटायरमेंट तक रहना होगा। इसीलिए पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ वो अपनी जॉब करता है, पूरे तरीके से वो दुश्मन से लड़ता है, आतंकवादियों को मारता है। लेकिन अब अगर 4 साल का टेन्योर रखा जाएगा सेनाओं में, तो क्या गारंटी होगी कि वो 4 साल का जो 4 साल के लिए नौजवान सेना में भर्ती होगा, जो अग्निवीर होगा, वो उतना रिस्क लेगा जितना वो रिस्क आज की डेट में जो अभी जो सैनिक है हमारे वर्तमान में सेना में वो लेते हैं। इसकी कौन गारंटी लेगा? क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे सैनिकों को तैयार करके हम अपने समाज में एक तरीके से जो है आर्मी और प्रशिक्षित लोगों का बढ़ावा दे रहे हैं, जिन्हें हथियारों का प्रशिक्षण है? जो 75% लोग 4 साल बाद रिटायर कर दिए जाएंगे या सेवा से मुक्त कर दिए जाएंगे, क्या आपको नहीं लगता जब वो समाज में आएंगे, जब हमारे आसपास आएंगे, तो इससे एक तरीके से कई तरीके की समस्याएं खड़ी होने का खतरा है? उन्हें हथियारों की अच्छी जानकारी होगी, उन्हें युद्ध का अनुभव होगा, उन्हें यह पता होगा कि कैसे कहीं पर जब कुछ होता है तो कैसे वहां से निकलना है। लेकिन ये समाज के लिए समस्या भी खड़ी कर सकता है। वो ऐसे कि आप देखते हैं हमारे देश में जगह जगह लगातार दंगे होते रहते हैं, कई बार अक्सर होते हुए देखते हैं हम। ऐसे में जब ऐसे युवाओं का इन्वॉल्वमेंट इन दंगों में होगा, फसादों में होगा, तो ये आर्मी की टैक्टिक्स को यूज करेंगे सिविल पुलिस के खिलाफ। तब कितना बड़ा खतरा हो जाएगा हमारे ही जवानों के लिए जो सिविल में पुलिस में भर्ती हैं, उनके लिए कितनी बड़ी समस्या है ये। आप अगर गौर से देखेंगे तो जो एक तरीके से हमारे समाज में जो आज नौजवान है 20 से 21 साल जो सेना में नहीं गया है, उसे इतनी जानकारी नहीं होगी कि कैसे लड़ा जाता है, कैसे बचा जाता है, या किसी कहीं से हमला हो रहा है तो कैसे बचना है, पत्थरबाजी हो रही तो कैसे बचना है, या क्या टैक्टिक्स होती हैं किसी पे हमला करने की। लेकिन जब वो 75% युवा हमारे समाज में आएंगे, घुलेंगे मिलेंगे आसपास, और जब कुछ ऐसी घटना होगी अप्रिय, तो अगर वो चाहेगा उसमें भागीदारी लेना, तो ये और भी ज्यादा हिंसक हो सकता है, क्योंकि उसे सारे तौर तरीके पता होंगे बच के निकलने के। वहीं सबसे बड़ा सवाल यह है कि किस तरीके से सेना इन सब चीजों को टैकल करेगी। जो सैनिक सिर्फ 4 साल के लिए सेना में भर्ती होगा, ना उसके पास आगे चल के कोई भविष्य होगा। भविष्य इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसने जिस उम्र में उसे ग्रेजुएशन करनी चाहिए थी, पढ़ाई करनी चाहिए थी, वो उसकी वहां पर खत्म हो जाएगी। बेरोजगारी का जो आलम है वो और ज्यादा स्तर जो है वो और ज्यादा बढ़ सकता है इसके बाद, क्योंकि 11-12 लाख रुपए जो अभी सरकार कह रही, दावा कर रही है हम 12 लाख रुपए देंगे, मेरे ख्याल से वो राशि इतनी ज्यादा कम है आज की तारीख में कि उससे कुछ भी नहीं होने वाला। ऊपर से प्राइवेट जॉब में उन्हें कैसे प्राइवेट जॉब मिलेगी? कौन सी प्राइवेट जॉब मिलेगी? एक सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान को कहां पर और क्या प्राइवेट जॉब मिलेगी जो कि 10वीं या 12वीं पास किया होगा? सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, क्या यही जॉब होगी उसकी? कहां आवेदन करेगा? ये सारी चीजों को सरकार को पहले तय करना होगा। दूसरा सवाल ये है कि जो बच्चे पहले से ही सेना में भर्ती देख चुके हैं, जिनके रिटर्न एग्जाम हो चुके हैं, जो क्वालिफाई कर चुके हैं रिटर्न में, जिनके मेडिकल जो पास हो चुके हैं, जिन्हें ज्वाइन करना है सिर्फ, उनका क्या होगा? ये सरकार को सवाल इस बात का जवाब देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह आती है कि कोई भी छात्र, कोई भी नौजवान क्यों ही जाना चाहेगा जब वो 4 साल से, एक बच्चा जो है वो 3 से 4 साल आर्मी की प्रैक्टिस करता है आर्मी में जाने के लिए। आप खुद सोचिए, जो बच्चा 4 साल प्रैक्टिस करेगा आर्मी में जाने के लिए, वो 4 साल में ही निकलना चाहेगा क्या? हताशा का आलम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बच्चों में
बहुत ज्यादा एक तरीके से उनके मेंटल उस पर असर पड़ेगा, हेल्थ पर फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। सेना में रहते हुए जब 4 साल वो यही सोचते रहेंगे कि हम 4 साल बाद परमानेंट होंगे या नहीं, तो और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा उनका, और इससे वो गलत कदम उठाएंगे। गलत कदम ऐसा भी उठा सकते हैं कि वो देश के खिलाफ भी जा सकते हैं। जब इतनी बड़ी संख्या में आप सैनिकों को हथियारों की ट्रेनिंग देकर के छोड़ देंगे कि आप जाइए समाज में घुलिए मिलिए, तो ये खतरा ही होगा एक तरीके से। आप तुलना करते हैं अमेरिका से, इजराइल से, दूसरे देशों से जहां पर टूर ऑफ ड्यूटी अनिवार्य होता है, लेकिन आप हमारी जनसंख्या भी तो देखिए, आप हमारे देश के हालात भी तो देखिए। वहां की तरह भारत के हालात नहीं। हर देश का अपना अपना काम करने का, वहां का जो समाज है वो हर तरीके से अलग है। अगर आप भारत की तुलना अमेरिका से करेंगे तो नहीं हो पाएगी, या इजराइल से करेंगे तो आज की तारीख में ऐसा संभव नहीं है। इजराइल जितनी आबादी हमारे एक छोटे से शहर की आबादी होती है, आप खुद सोच सकते हैं। वहां टूर ऑफ ड्यूटी करना एक तरीके से उनके नागरिकों की, एक तरीके से कहें आपकी जिम्मेदारी है, मजबूरी भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि उनके पास इतना सैनिक बल नहीं है। लेकिन हम दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना हैं मैन पावर में, जिसके पास 14 लाख से ज्यादा सैनिक मौजूद हैं। हमसे ज्यादा सैनिक सिर्फ चाइना के पास हैं आज की डेट में, उसके बाद अमेरिका और उसके बाद रशिया। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी सेना में अगर इस तरीके से आप कॉन्ट्रैक्ट भर्ती करेंगे तो इसका दुष्परिणाम क्या होने वाला है, ये सेना के अधिकारियों को भी समझना चाहिए, ये उन अफसरों को भी समझना चाहिए जिन्होंने ये अग्निपथ योजना निकाली है। ये सरकार, डिफेंस मिनिस्टर, सबको समझनी चाहिए। और जो छात्र विरोध कर रहे हैं उनसे भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं, विरोध करना आपका अधिकार हो सकता है, लेकिन उपद्रव करना किसी का भी अधिकार नहीं। आप इकट्ठे ही नहीं होते हैं। अभी कुछ दिन पहले आर्मी भर्ती के लिए जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट हुआ तो मैंने देखा कि वहां गुट्टों में बटे हुए हैं लोग, अलग अलग गुट्टों में 10 गुट वहां बना दिए गए हैं। 1000 छात्र था तो 10 गुटों में बट गया, वो 100 हो गया, यानी कि ताकत कमजोर हो गई। वो इसके खिलाफ बोल रहा है, वो उसके खिलाफ बोल रहा है, कोई भी एक साथ आकर के नहीं बोलता। इतने सारे नौजवान हैं देश में जो सेना में भर्ती होने हमेशा के लिए जाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मैं जब 17, 18 साल, 21 साल में भर्ती हूं तो 35, 36 साल में रिटायर हूं। उनको चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएं, न्यायालय जाएं। इतने सारे छात्र जब एक साथ पेलाई डालेंगे तो फिर कहीं ना कहीं इस पर सुनवाई होगी, मुझे ये उम्मीद है। लेकिन कानून को हाथ में लेना कोई भी किसी भी तरीके का हल नहीं हो सकता। आपका गुस्सा जायज है, आपका आक्रोश जायज है, लेकिन उसके लिए हिंसा करना बिल्कुल जायज नहीं है। और एक बात, उसके लिए कायरतापूर्ण आत्महत्या करना तो बिल्कुल भी जायज नहीं है, क्योंकि कई जगहों से ऐसी खबरें आई कि बहुत सारे छात्रों ने जब अग्निपथ योजना स्कीम लागू हुई उसके बाद बहुत सारे गलत कदम उठाए। तो ये गलत कदम ना उठाएं, लड़ें, सरकारों से लड़ें, कानूनी दांवपेच से लड़ें और अपनी बात सरकारों से मनवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे शिवालिक जर्नल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।